जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा जो हम एक विषय लेकर चल रहे थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब हम कुछ 80 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको तो आप एकदम रट के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि शिक्षा जो होती है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, किसने कहा? तो ये अरस्तू ने कहा। किसने कहा? अरस्तू ने कहा। आप देखिए, उत्तर मत देखिएगा भैया, ये अरस्तू ने कहा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान की है? किसमें? चरित्र के निर्माण में। तो चरित्र के निर्माण में महात्मा गांधी इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ पे कथन दिया हुआ है कि शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। तो ये आपका प्लेटो का कथन है। ठीक, प्लेटो का कथन है। ऐसे ही बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, या रूसो का कथन है। परिवार शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय, ये पेस्टोलॉजी ने कहा हुआ है। तो उत्तर दिए हुए इतना भी, लेकिन इतने कठिन नहीं है, आप आराम से इसको पढ़िएगा तो आपको तैयार हो जाएगा। फिर जो छठा है कि वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? तो ये औपचारिक भी है, अनौपचारिक भी है और निरौपचारिक भी है। ठीक, इंग्लिश में कहें तो फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, ये तीन हैं। निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? क्या कह रहा है कि कौन नहीं है? देखिए, औपचारिक साधन का मतलब है कि एक स्कूल जहाँ से बच्चा डायरेक्टली सीखता है, तो एक विद्यालय हो गया, पुस्तकालय हो गया और संग्रहालय, ये तो हैं, लेकिन नहीं कौन सा नहीं है? तो ये आ जाएगा आपका परिवार। नेक्स्ट है कि निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? ठीक, किस आयु वर्ग के लिए? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन 6 से 14, 11 से 14, 10 से 18 और ये 20.35 जो लिखा है 20 से 35 होगा यहाँ पे जहाँ तक। ठीक, तो निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद वैदिक कालीन शिक्षा किससे संबंधित थी? भाई वैदिक कालीन वैदिक वेद है ना, एकदम आसान, वेदों से संबंधित थी। मदरसा का संबंध था, तो भाई मदरसा जो थी उच्च शिक्षा के लिए, तो मदरसा का संबंध किससे था? उच्च शिक्षा के लिए। जहाँ तक इसका जो आंसर, इसमें थोड़ा सा दुविधा लग रहा है ना, क्योंकि मदरसा जहाँ तक धार्मिक शिक्षा, क्योंकि मदरसा वगैरह में तो धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो इसको आप एक बार लेसन से देख लीजिएगा, इसमें थोड़ी गड़बड़ी लगती है। ठीक, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। आगे चलते हैं कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार कौन था? तो ये उपनयन संस्कार ही सही है। और वुड का आज्ञापत्र कब प्रकाशित हुआ? तो 19 जुलाई 1854। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ढंग से पढ़ लीजिए। निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया? निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति का नाम आता है, वो है मैकाले। और मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? तो 1935 में किया। राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी किससे? तो भाई राधा कृष्णन आयोग की उच्च शिक्षा से संबंधित थी। ये सारे आप याद करके चलिएगा क्योंकि पेपर में ऐसे ही आता है भैया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष, तो ये विश्वविद्यालय शिक्षक डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसके बाद नेक्स्ट है कि राधा कृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948-49 में क्यों की गई थी? तो विश्वविद्यालय की बात चल रही थी ना अभी ऊपर के प्रश्नों में, तो विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम क्या है? तो ये मुदालियर कमीशन भी कहते हैं। 52-53, अगर 52 भी मिलता है 53 मिलता है तो दोनों सही हो जाएंगे। 64-65 में किस आयोग का गठन हुआ था? 64-65 में किस आयोग का गठन हुआ? तो ये कोठारी आयोग का नाम आता है कि कोठारी आयोग का गठन हुआ था। ऐसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस वर्ष किया गया? तो 1992 में। नेक्स्ट है कि राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? तो ये राष्ट्रीय जो आपका थर्ड ऑप्शन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु।
इसके बाद आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं? तो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों में ये प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल और बर्कले आ जाते हैं। ऐसे ही निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? तो रूसो। निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी हैं? तो प्रकृतिवादियों में किसका नाम आता है? यहाँ पे स्पेंसर आ गए। ठीक, ये स्पेंसर। प्रयोजनवाद का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में। इसके बाद पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? तो इसमें भाई पांडिचेरी की बात आती है तो एक मिनट, हाँ, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? तो ये श्री अरविंद घोष ने। सत्यार्थ प्रकाश, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद करिएगा, बुक से रिलेटेड है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद। ऐसे ही 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कहाँ पे की थी भैया? शांति निकेतन की जो स्थापना की गई थी कहाँ पे की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी या बम्बई में, दार्जिलिंग में? तो ये की गई थी बोलपुर में। ठीक, ऐसे ही गुरुदेव के नाम से बहुत ही सरल क्वेश्चन, गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग जानते हैं, पता है, सबको पता है। आगे पढ़ते हैं कि शिक्षक दिवस किस शिक्षा शास्त्री? भैया बहुत सरल, शिक्षक दिवस डॉक्टर राधाकृष्णन, एकदम ईजी। गिजुभाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, जो गिजुभाई बधेखा थे उनका जन्म चित्तल महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं 32 पे। तो किंडरगार्टन बहुत इंपॉर्टेंट है। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? तो फ्रॉबेल का नाम आता है। फ्रॉबेल किंडरगार्टन से रिलेटेड है, रट लीजिए। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। तो प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है, परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाती है। ये कहा था रूसो ने, एकदम रट लीजिए। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो समाज की जो सबसे छोटी इकाई है वो व्यक्ति को कहा गया है। माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे प्रभावशाली व स्वाभाविक है। तो ये फ्रॉबेल ने कहा था, ये कथन आप याद कर लीजिए। इसके बाद घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, ये पेस्टोलॉजी ने कहा था। इसके बाद राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, गलत भाई, संबंध है क्यों नहीं है? तो यहाँ पे कथन गलत हो जाएगा। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दर्शन शास्त्री की कल्पना की है, सही है, बिल्कुल सही है। 39 है कि राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। ठीक, आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। यह संविधान की कौन सी धारा में है? तो ये 46 में है। ऐसे ही पब्लिक स्कूलों के विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्वयन के जिस क्षेत्र से आई है वो है शैक्षिक अवसरों की समानता। अगला है वर्तमान में बालकों के मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? तो सबसे प्रभावी आप एक ही चीज़ इस समय देखेंगे, वो टीवी। ठीक, लेकिन अगर आपको इसमें टीवी से और कोई बेटर ऑप्शन मिलता है तो वो भी लगा देंगे। अगर जैसे कंप्यूटर की बात करें तो वो तो भैया सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे टीवी है तो टीवी बेटर है। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ सभी भारतीयों को एक जैसा बनना, ऐसा नहीं है, सभी लोग अलग अलग हैं। भारतीय में संस्कृति विभिन्नता को स्वीकार करना, हाँ ये एकदम सही है, क्योंकि जो भारत है विभिन्नताओं का देश है और सभी को ये स्वीकार करना चाहिए, तो ये एक बेटर ऑप्शन है। राष्ट्रीय एकीकरण के किस राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए गए हैं? तो छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, ये तो सही बात है भाई। छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, ये भी बिल्कुल सही है। समस्त जातियों, संप्रदायों एवं राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका ये सभी हो जाएगा सही, जो है सरकारी उत्तर। इसके बाद यहाँ पे देखिए सारे आए हुए हैं। तो बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था? तो ये 20 वर्ष में होता था, याद कर लीजिए कितने वर्ष में? 20 वर्ष में। शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का विचार है। निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता? अब देखिए दूरस्थ शिक्षा, तो इसमें व्यक्ति अपने स्थान पर सीखता है, ये तो सही है।
इसमें संचार माध्यमों का प्रयोग होता है। देखिए दूरस्थ शिक्षा का मतलब ना यही जो आप पढ़ रहे हो, भैया हम अपने घर में पढ़ा रहे हैं वीडियो बना के और आप अपने घर से पढ़ रहे हैं, तो ये दूरस्थ शिक्षा हो गई ना। तो आप तो अपनी ही जगह पर सीख रहे हैं। संचार माध्यम का प्रयोग हुआ ना, मोबाइल का प्रयोग हुआ, इंटरनेट का प्रयोग हुआ, और इसमें शिक्षा कक्षा कक्ष के वातावरण से बाहर दी जा रही है। अब आप अपने घर में बैठे हैं तो भैया क्या आप क्लास में बैठे हैं? नहीं ना। तो ये तीनों पॉइंट तो सही हो गए, तो अंतर्गत नहीं आता। तो ये जो चौथा पॉइंट है ये हो जाएगा। इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व यही हो जाएगा। अब समय क्या, आपका जब मन करेगा तब देखेंगे। आप स्थान क्या, आप मान लीजिए छत पे बैठ के देखेंगे, कमरे में बैठ के कहीं भी देखिए, तो इसमें समय स्थान कोई महत्व नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सरल लगे। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया है? ठीक, तो ये हो गई 4। नेक्स्ट है कि प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी? पुस्तक भैया याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, पुस्तक आ गई। तो ये यहाँ पे गिजुभाई बधेखा की पुस्तक है। इसके बाद जो अगला है 49 है कि शिक्षा में आत्म उदाहरण अनुसरण, ठीक, आत्म उदाहरण अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया? तो ये राधा कृष्णन ने बल दिया। ऐसे ही पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा, पाठशाला को एक बाग और शिशु को पौधा व शिक्षक को माली कहकर किसने कहा? तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा आपका, फ्रॉवेल ने कहा था शायद, हाँ फ्रॉवेल ने ही कहा था। इसके बाद मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। आगे बढ़ते हैं। तो भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो ये धारा 45। लेकिन ये तो जब 2000, ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा की बात अब के समय में की जाए तो ये जो 21A है, ठीक, जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 21 है, इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो ये मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ये ध्यान में रखिएगा। अगर 21 मिलता है तो वो लगाइएगा, नहीं 45, अगर 21 नहीं तो 45 लगाइए, बाकी 45 तो होगा ही नहीं। अगर यहाँ पे 21 होगा तो सबसे बढ़िया माना जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। ऐसे ही मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या माना जाता है? तो मनुष्य के मूल, भाई मनुष्य सबसे पहले परिवार के संपर्क में आता है, तो परिवार यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है? तो स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से। इसके बाद अध्यापक द्वारा छात्रों में लैंगिक असमानता को दूर कैसे किया जा सकता है? तो इसके लिए समानता रखने का उदाहरण आप उनके सामने प्रस्तुत करें, यानी जो बा ऑप्शन है सही हो जाएगा। दीवा स्वप्न, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई ये भी गिजुभाई बधेखा है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था, अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता, तो स्थान निश्चित नहीं होता है, तो सही बात है। औपचारिक नहीं पूछ रहा, अनौपचारिक पूछ रहा। समय भी निश्चित नहीं होता, आप कितने भी समय कोई भी चीज़ देखते हो स्वतंत्र होती है, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें ये पॉइंट आपका सही हो जाएगा। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो हिंदी को मिला है। 62 है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? जॉन डीवे ने कहा था। अगर द्विमुखी की बात करें, बाईपोलर, ठीक, बाईपोलर, तो ये यहाँ पे फिर जो एडम्स आ जाएंगे ना, एडम्स पढ़ा होगा आपने। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इस भाई शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास। तो भाई तो सभी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें वो एप्रोप्रिएट ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। दूरवर्ती शिक्षा को क्या कहते हैं? तो दूरवर्ती शिक्षा को हम लोग दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं, पत्राचार, स्वतंत्र, सभी कहते हैं, तो ये सभी हो जाएगा। शिक्षण के 3 केंद्र कौन कौन से हैं? भाई एक तो आपका पाठ्यक्रम हो जाएगा, है ना, एक टीचर हो जाएगा, एक स्टूडेंट हो जाएगा, कैरिकुलम जो पढ़ाएगा, पाठ्यक्रम सिलेबस। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ, ठीक, क्योंकि शिक्षण में अगर आप अच्छे अच्छे मेथड्स का यूज़ करेंगे, युक्तियों का यूज़ करेंगे, तो शिक्षण जो है बहुत ही रोचक और प्रभावशाली हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, तो ये फ्रॉवेल का कथन है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मेरिया मॉन्टेसरी भारत कब आई थी, तो 1939 में आई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व तो क्या है, तो शिक्षकों का। शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती क्या है, तो शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय, ये सभी हो जाएगा, तो इसमें ये आपका सभी सही है। पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है, पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, छात्रों को भटकने से बचाने हेतु शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने और शिक्षण को योग। देखिए जो पाठ्य योजना होता है ना आपका, पाठ्य योजना, लेसन प्लान, तो ये भाई शिक्षण को एक योजनाबद्ध करने के लिए यूज़ होता है, ठीक, कि हमें कब कब क्या क्या करना है, एक सिस्टमेटिक ढंग होता है, तो ये आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है, परिवार के द्वारा बालकों को क्या प्राप्त होती है, देखिए जी सभी प्राप्त होती है, उसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। वैदिक कालीन यानी गुरुकुल शिक्षा किस जीवन पर आधारित थी, तो आदर्शवाद पर आधारित थी। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, याद कर लीजिए कथन, तो ये किसका है, विवेकानंद जी का है। इसके बाद दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है, कौन सा नाम नहीं है, तो मुक्त भी है, बाहरी भी है, नवाचार भी है, ठीक, सह शिक्षा, यही नहीं नाम। दूरस्थ मतलब जब आप, जैसे इसी का एग्जांपल लीजिए कि आप इंटरनेट से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये दूरस्थ शिक्षा का उदाहरण है। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रव्रज्या संस्कार कितने वर्ष के बालकों को दिया जाता था, तो ये 8 वर्ष के बालकों को दिया जाता था। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ, 1937 में। प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि क्या है, तो प्रकृतिवाद, देखिए प्रकृतिवाद मतलब करके सीखने पर बल देती है और अपने अनुभव द्वारा सीखने पर बल देती है, और खेल द्वारा, मतलब इसमें सभी हो जाएगा। इसके बाद गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में क्या आवश्यक है, तो ये हस्तकला, गांधी जी भाई हस्तकला पर बहुत ध्यान देते हैं, तो ये हस्तकला हो गया। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसकी पुस्तक है, तो जॉन डीवी की है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। नेक्स्ट है कि समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, ये कथन ये क्रिसवर्ग का है, क्रिसवर्थ वर्ग लिखा है यहाँ पे, तो ये लुईस आप ध्यान में रखिएगा। ऐसी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया है, अब यहाँ पे 21 नहीं है तो यहाँ 45 सही हो जाएगा, बाकी 21A होता तो वो भी सही होता। जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है, तो जनसंख्या शिक्षा जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा 16 अप्रैल 1976 को की गई थी। पर्यावरण दिवस तो भाई 5 जून को मनाया जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है कि बच्चों के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो बच्चों के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो वैसे तो परिवार की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में समाज की दी हुई है, तो जहाँ तक इसमें परिवार ही होगा, क्योंकि बच्चे के मूल, बच्चे सबसे पहले परिवार के ही संपर्क में आएगा, ठीक, फिर वो स्कूल और समाज के संपर्क में जाएगा, तो यहाँ पे बी ही जहाँ तक सही होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं कि राष्ट्रीय सद्भावना को अगर आपको कहीं से मिलता है जहाँ पे समाज लिखा हो, ठीक, तो आप समाज भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक परिवार ही लगता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले परिवार के ही संपर्क में आता है। राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, तो यहाँ पे जातिवाद, प्रांतीयतावाद, सांप्रदायिकतावाद, तो ये सारे कारक प्रभावित करते हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है, तो कौन सा, प्रतिस्पर्धा। देखिए प्रतिस्पर्धा कोई कारण नहीं है बाल श्रमिक बनने का, बल्कि अत्यधिक गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा, ये सब हैं, तो ये यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लोगों ने लगभग 88 क्वेश्चंस देखे, और कुछ जो दुविधा वाले थे, ज़्यादा नहीं थे, तो उनको आप बुक से देख लीजिएगा, जो भी आपको सही लगे, बाकी बता दिया हमने। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिए। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा जो हम पढ़ रहे थे वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया, एक एक लेसन की बात हम लोगों ने कर ली है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं।
ठीक। तो आने वाले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट को लेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक खुद का और खुद के परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें और पढ़ाई भी करते रहें।